बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका लेक्चर नंबर 3, द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। देखिए, आपके बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम हैं सबका कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है। आपके लंग्स के डिसऑर्डर्स हैं, आपके किडनी के डिसऑर्डर्स हैं, आपके स्टमक के डिसऑर्डर्स हैं, आपके आइज़ के डिसऑर्डर्स हैं, आपके नोज़, इवन के ईच एंड एवरी ऑर्गन हैज़ डिफरेंट डिसऑर्डर्स। तो इसी तरह जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि आप लोगों को कभी ना कभी उससे वास्ता पड़ा होगा। तो उसमें जो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, उसमें सबसे पहला डिसऑर्डर है ब्रोंकाइटिस है। तो ब्रोंकाइटिस में सबसे पहला डिसऑर्डर ब्रोंकाइटिस। अक्सर आप लोगों को किसी न किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा। इसमें होता ही है कि आपके जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, तो ये अगर आप सांस की नाली को देखें जहाँ पे ट्रैकिया मौजूद है, ट्रैकिया के बाद अगर आप देखें तो ब्रोंकाई मज़ीद ब्रांचेज देखें वो ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। तो इनके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इनके अंदर अगर सूजन हो जाए तो ज़्यादा म्यूकस पैदा होता है, ज़्यादा पानी पैदा होता है, जिससे अंदर इनके स्वेलिंग हो जाती है और फिर आपको खांसी शुरू हो जाती है। इसके बड़े बड़े अगर आप कॉजेज़ देखें तो कॉज बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया कॉजेज़। तो ये दीज आर द मेन जो कि रीज़न्स हैं जिससे ब्रोंकाइटिस हो सकती है। एक और रीज़न भी है, और वो कौन सा है? एक्सपोजर केमिकल इरिटेंट्स। तो तीन चीज़ें आ गई जिससे आपको ब्रोंकाइटिस हो सकती है। ब्रोंकाइटिस में आपने ये याद रखना है कि सांस की नालियों, ख़ास तौर पे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन मीन सूजन आ जाती है, उनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। उनमें पेन, जब सूजन आएगी तो पेन होगा और आपको प्रॉब्लम होगा सांस लेने में। इसकी बड़ी बड़ी वजूहत हैं। एक वायरसेस हैं, उसके बाद बैक्टीरिया हैं, उसके बाद केमिकल इरिटेंट्स हैं। केमिकल इरिटेंट्स के अंदर टोबैको स्मोक ख़ास तौर पे आता है। जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं उनको ब्रोंकाइटिस होता है। इसकी अगर आप देखें देयर आर टू, इसकी दो टाइप्स हैं ब्रोंकाइटिस की। वो कौन कौन सी हैं? एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और नंबर 2 है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो टाइप्स अगर आप देखें इसकी, तो दो टाइप्स जो कि ब्रोंकाइटिस की हैं, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस है और दूसरा कौन सा है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते रहता है पेशेंट के साथ और फिर उसमें कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होता, पेशेंट खुद ब खुद ठीक हो जाता है, इसलिए इसका कोई ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, वो वो सवेयर भी हो सकती है और 3 महीने से लेके 2 साल तक ये रह सकता है ब्रोंकाइटिस। तो इट्स मीन अगर किसी को 3 महीने से लेके साल तक या 2 साल तक ये प्रॉब्लम रहता है तो उसे परेशानी होगी। क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए फिर खांसी आना शुरू हो जाए तो हमें परेशानी होती है। सिम्टम्स इसके अगर आप देखें, इलामात, इसके अंदर कफ़ है, माइल्ड वीजिंग फीवर। तो वीजिंग का मतलब है आवाज़ पैदा होगी जब आप खांसेंगे या बोलेंगे। चिल्स, सर्दी लगती है और साथ सांस लेने में परेशानी होती है। तो फिर सुन लें, ब्रोंकाइटिस पहला पहला आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें आपकी सांस के नाली के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसमें ब्रोंक्यूल्स हैं। तो जब सूजन होगी तो आपको उससे खांसी शुरू हो जाती है। इसके अंदर 2 तरह की ब्रोंकाइटिस आती है, एक
क्रॉनिक और एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस। सिम्टम मैंने आपको बता दिए, सर्दी लगती है, साथ आवाज़ आती है जब बोलते हैं, वीजिंग साउंड, फीवर बुखार होता है और सर्दी लगती है। उसके बाद जो अगला डिसऑर्डर है दैट इज़ कॉल्ड एम्फीसीमा नंबर 2। इसमें ये होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई। पेज नंबर 12 पे आपकी इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। एल्वियोलाई इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एल्वियोलाई आर द लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स। ऐसा है कि जैसे अंगूरों के गुच्छे होते हैं, इस तरह की शेप है। अगर आप इस पर गौर करें तो इस 13 पेज पे भी डायग्राम एक बनी हुई है, नॉर्मल एल्वियोलाई लिखा हुआ है। अच्छा, अब एम्फीसीमा में ये होता है कि आपके जो एल्वियोलाई हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका एरिया बड़ा हो जाता है। जब हवा एंटर होगी उनके अंदर, क्योंकि एरिया सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया है, वो प्रेशर नहीं बना पाएंगे और हवा आपकी लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाएगी। हवा जब ट्रैप होगी तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोथ विल बी डिफ़िकल्ट। जब ये दोनों प्रोसेस होंगे, दोनों मुश्किल होगी आपको, तो उस वक्त फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है आपकी खून के ज़रिए, आपके लंग्स के ज़रिए, आपकी पूरी बॉडी को हर सेकंड हर लम्हे ऑक्सीजन चाहिए। अगर नहीं पहुंचेगी तो उससे आपके लिए मुश्किल होगी तो डेथ होगी। जब तक इसकी एम्फीसीमा के बारे में पता चलता है 50 से 70% तक आपके एल्वियोलाई डैमेज हो चुके होते हैं। 50 to 70%। इसका मतलब है 50 से 70% अगर ख़राबी पैदा हो गई है तो रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। इसकी इलामात में देखिए, कोई भी सांस का प्रॉब्लम हो, उसमें सबसे पहली बात शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लाजमी होता है कि सांस लेने में परेशानी, थकन होती है और इन्फेक्शन भी हो सकती है, वज़न भी कम हो सकता है। तो इसलिए वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ एम्फीसीमा, एल्वियोलाई डिस्ट्रॉयड, द प्रॉब्लम विल क्रिएटेड, जिनको ख़त्म करना फिर मुश्किल होता है। और याद रखें, ये सारी बीमारियां और सारे मसाइल अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं और इंसान का कोई बस नहीं है इसमें। आपको उसको बर्दाश्त करना है या उसका ट्रीटमेंट करना है, और हाय हाय नहीं करनी कि हाय मर गए, ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला आपके से इम्तिहान लेता है कि यार इसको मैंने ये बीमारी दी है तो ये क्या उसका सामना भी कर सकता है कि नहीं। उसके बाद एक और डिसऑर्डर जो कि वेरी डेंजरस है, निमोनिया। तो निमोनिया भी बहुत ख़तरनाक है। आपने सुना होगा अक्सर बच्चों को निमोनिया हो जाता है लंग्स के ऊपर। अगर निमोनिया, इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है स्ट्रेप्टोकोकस। नंबर कॉज स्ट्रेप्टोकोकस इज़ अ बैक्टीरिया जो कि लंग्स के अंदर जाके एल्वियोलाई के अंदर बैठ जाता है और वहाँ जाके उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उससे आपकी एल्वियोलाई के अंदर पीप पड़ जाती है। वो पीप फिर आपके पूरे खून में शामिल होकर आपके पूरे खून को इन्फेक्टेड कर देती है। तो जब खून इन्फेक्टेड होगा तो जाहिर सी बात है फिर आपका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो उसको मूव करने में मुश्किल होगी। अब एक रीज़न तो हो गई बैक्टीरिया, एक और रीज़न है कुछ वायरसेस भी करते हैं इसे। और तीसरा जो रीज़न है वो फंगल है। देखिए, फंगस आपके एनवायरनमेंट में हर वक्त उसके स्पोर्स मौजूद होते हैं। जब आप इनहेल करते हैं तो स्पोर्स आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उससे भी फिर निमोनिया हो सकता है। निमोनिया आमतौर पे छोटे बच्चों को होता है या बूढ़ों को होता है, जवानों को भी हो सकता है, लेकिन जवान रिकवरी कर जाते हैं, लेकिन बच्चे और बूढ़े से उनको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। डैमेज होगा तो उनकी डेथ होगी। अक्सर निमोनिया पेशेंट मर जाते हैं अगर उनको वक्त पे ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो इसका इलाज अगर आप देखें
इलाज मार्केट में एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, उससे आप इलाज कर सकते हैं। अगर आप टाइम पे पहुंच जाते हैं, डैमेज ज़्यादा नहीं होता। या उसके बाद अगर आप वैक्सीन करवा लें, ठीक है, वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वीक उसी जहाँ बीमारी के सेल्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर दिए जाते हैं और फिर वो आप में इम्यूनिटी पैदा कर देते हैं। उस इम्यूनिटी से ये होगा, आपको जब नेक्स्ट टाइम वो बीमारी होगी तो आप उसका अटैक कम होगा। तो उसके वो सिम्टम भी हैं। सिम्टम में ये है कि बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बुखार होता है, खांसी आती है इसके साथ साथ, और खांसी में बलगम भी पैदा होता है। ये दीज आर द मेन रीजंस ऑफ मेन सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। इससे पहले हिस्ट्री में ये था कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी से पहले जितने भी 1/3 लोग थे उनको जिनको निमोनिया होता था उनकी डेथ हो जाती थी। तो जब से ये एंटीबायोटिक्स आई हैं, जब से वैक्सीनेशन आई है, तो अब ये प्रोसेस काफ़ी हद तक कम हो गया है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट अस्थमा है, लेकिन अस्थमा हम आज नहीं पढ़ेंगे, इस तरह आपकी डायरी बड़ी हो जाएगी। तो आपका लेक्चर नंबर 4 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो इसमें मैंने आपको 2 नहीं बल्कि 3 डिसऑर्डर पढ़ाए हैं। वो कौन कौन से हैं? एम्फीसीमा है, निमोनिया है और ब्रोंकाइटिस है। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और आप याद रखें, चीज़ों को आपके जो बायो का बच्चों को अक्सर बायो मुश्किल लगती है, बिकॉज बायो के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। जब इन्फॉर्मेशन होगी तो उनको याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए बच्चे कहते हैं बायो मुश्किल है। ऐसा नहीं है, आप बायो को रटा ना लगाएं बल्कि उसको समझ के पढ़ें। जब आप समझ के पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको आसान लगेंगी। इसीलिए कोशिश करें, अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है तो फिर आपके पास आंसर होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि निमोनिया क्या होता है, उसका भी आपके पास आंसर होना चाहिए। ये आप ना कहें कि मैं अभी किताब में देख के आपको बताता हूँ। इसका मतलब है आपने एक बार पढ़ें, लेकिन बड़े ध्यान से पढ़ें, फोकस करके पढ़ें। आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, क्या क्या उनका ट्रीटमेंट है। जब आप बायो पढ़ते हैं तो इट्स मीन कि आप आधे डॉक्टर हैं। अब जैसे मैंने आपको इनके ट्रीटमेंट बताए, तो आपको ट्रीटमेंट पता होगा, तो फिर आप अपना ट्रीटमेंट भी उससे बच सकते हैं। तो एक बार मैं आपको इसकी रीडिंग भी कर देता हूँ। पेज नंबर 11 और 12, ये आपकी लेक्चर नंबर 4 की डायरी है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, देयर आर नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच इफेक्ट पीपल। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर इज पार्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की उसने ख़ास तौर पे बात की है कि पाकिस्तान में ये मसाइल ज़्यादा हैं। उसकी वजह पोल्यूटेंट्स, हमारी एयर पोल्यूटेड है, डस्ट है, मिट्टी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सम ऑफ इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर डिस्क्राइब नेक्स्ट। तो सबसे पहले ब्रोंकाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लेमेशन का मतलब अगर आप लिखना चाहें तो सूजन। इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग और ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। जब वो सूज जाएंगी, रास्ता तंग हो जाएगा, नैरो हो जाएंगी। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसके कॉजेज़ बताएं, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो फिर ये कॉजेज़ हैं जो मैंने अभी बताए हैं। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस, तो ऊपर जो पहला पैराग्राफ है उसकी जो 1 2 3 4 आधी लाइन तक ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप शॉर्ट कर लें आपके लॉन्ग हो जाते हैं, लॉन्ग कर लें आपके शॉर्ट हो जाते हैं। तो आपने सारा याद करना है, छोड़ना कुछ नहीं है इसमें से। इसकी टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, एक्यूट एंड क्रोनिक। द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्तों तक, एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज to the bronchi or bronchioles. In chronic bronchitis, the bronchi develop chronic inflammation. Chronic का मतलब होता है बड़ी शदीद किस्म की। It usually lasts for 3 months to 2 years. पहले आपको बता चुका हूँ, रीडिंग ही करूँगा। Symptom of bronchitis include cough, mild wheezing, fever, chills, shortness of breath, especially when doing hard job.
ख़ास तौर पे जब आप कोई मुश्किल काम कर रहे हो तो उस वक्त आपको सांस में प्रॉब्लम होगी। एम्फीसीमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। इट रिजल्ट्स इन लार्ज सैक्स but with less surface area of gases exchange. As lungs breaks down, the lungs do not come back to their original shape after exhalation. तो जब लंग्स अपनी असल हालत में नहीं आएंगे तो एक्सपेल नहीं होगी हवा उस वक्त। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड एंड ट्रैप्ड इन द, ट्रैप का मतलब फंस जाना। द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, फटीग मीन थकन, रिक्योरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड वेट लॉस, बार बार आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन होगी। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा अपीयर द पेशेंट हैज लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हिज, तो 50 से 70%। उसके बाद निमोनिया है इज़ द एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। इफ़ दिस इन्फेक्शन इफेक्ट बोथ लंग्स then it is called double pneumonia. The most common cause of pneumonia is Bacterium Streptococcus pneumoniae, some viral and fungal infection. Very important short question. What is pneumonia? What is double pneumonia? और what are the causes of pneumonia? तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसमें से। उसके बाद इसके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो एंटर हो जाते हैं एल्वियोलाई के अंदर। दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर, दे ब्रेक द लंग्स टिश्यू एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद द फ्लूइड एंड पस। पस मीन पी। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड दैट इज फॉलोड बाय अ हाई फीवर, shivering mean कांपना, and a cough with a sputum production. Patient may become short of breath. The patient's skin color may change and become dusky or purplish due to, तो अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपकी बॉडी जो सरफेस है वो उसका रंग पर्पल हो जाएगा। अक्सर जिन लोगों को नमोनिया होता है उनकी डेथ होती है तो उनके चेहरे के ऊपर पर्पल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका ट्रीटमेंट अगर क्वेश्चन है व्हाट द ट्रीटमेंट ऑफ नमोनिया, तो आखिरी पैराग्राफ आपका पेज नंबर 12, वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट नमोनिया कॉज बाय एस नमोनियाई। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए तो आपको वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन याद रखिए जो आपकी वायरल इन्फेक्शन होती है उसकी वैक्सीन कम ही पाई जाती हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस भी एक वायरल डिजीज़ है। अब इसकी अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी। वैक्सीन तैयार हो भी जाएगी, लेकिन बाज़ औक़ात जैसे आप एड्स की बीमारी है, एड्स भी एक वायरल डिजीज़ है, उसकी अभी तक मेडिसिन दरियाफ़्त नहीं हो सकी। कैंसर को देख लें, कैंसर इज़ आल्सो वायरल, तो उससे भी उसका भी इलाज दरियाफ़्त नहीं हो सका। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बीमारी आए और उसका ट्रीटमेंट भी हो। अभी आप ये भी सुन रहे हैं कि हो सकता है ये कोरोना वायरस भी हमारे साथ रहेगा जैसे बाकी बीमारियां हैं। तो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस आपकी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी से पहले 1/3 पीपल उनकी डेथ हो जाती थी जिनको नमोनिया होता था। तो इसलिए छोटे बच्चों को आमतौर पे नमोनिया सर्दियों में होता है, बच्चों को सर्दी से बचाना चाहिए। अगर उस सर्दी के दौरान नमोनिया बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया तो दैट विल बी डेंजरस। तो इसीलिए आप कोशिश करें, कोशिश तो इंसान कर सकता है लेकिन बीमारियों से बचा नहीं जा सकता। परहेज़ किया जा सकता है लेकिन फिर भी बीमारी हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि इन बीमारियों से आप बचें, क्योंकि एक बीमार इंसान किसी काम का नहीं होता, उससे घर वाले भी तंग हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो बढ़ के तंग क्या उसे कहते हैं, वो इसकी अल्लाह करे छुट्टी हो जाए। तो आपको ये डायरी होगी पेज नंबर 11 पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर शुरू हो रहे हैं। 2 पैराग्राफ हैं छोटे छोटे ये हैं। उसके बाद 12 पेज आपका पूरा है। उसके ऊपर जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो लॉन्ग बनते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। शॉर्ट करेंगे तो लॉन्ग हो जाएंगे, लॉन्ग करेंगे तो आपके शॉर्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपने सारा करना है। और इसके ऊपर एक डायग्राम है एम्फीसीमा की, इसकी आपने आरपी करनी है। और इनके जितने भी आपकी जो डिजीज़ेज़ हैं इन सब के आपने जो सिम्टम्स और इनके काजेज़ की आपने आरपी करनी है। दैट इज़ योर डायरी। तो डायरी लिख रहा हूँ मैं इसकी।
डायग्राम पेज नंबर 12 इसकी याद भी करनी है, और कॉजेज़ और उसके बाद सिम्टम्स की। ये आपने याद भी करनी है जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और आप कोशिश करें, एक बार फिर आपको ये बता रहे हैं कि जो 10th में बच्चा मेहनत करेगा उसके वही नंबर डबल होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी परसेंटेज बने तो आप इसी 10th क्लास में मेहनत करें और अच्छे मार्क्स लें, ताकि आपको आगे ये आपका लाइफ टाइम आपको काम आएगी ये चीज़। जब तक आपकी ज़िंदगी है ये 10th क्लास की डिग्री आपके साथ रहनी है, और ये जो मार्क्स आप लेंगे ये आपके साथ चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।